हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कोलिजन के बारे में, जो कि सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर का ही पार्ट है। और लास्ट में अगर याद है आपको, तो लास्ट जो मेरा वीडियो था दैट वाज अबाउट कोलिजन इन 1D। ठीक है, वन डायमेंशन में लिया था कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, और उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे कोलिजन के। और वो कोलिजन कौन सी कोलिजन थी? इलास्टिक की बात हो रही थी, है ना, इलास्टिक की बात हो रही थी। तो ये वीडियो में इलास्टिक की ही जो कोलिजन, इलास्टिक वाला कोलिजन है, उसको ही आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। सो लास्ट जो मैंने किया था दैट वाज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ऐसा कुछ फॉर्मूला निकाला था मैंने। ठीक है, सो दैट वाज u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अगर थोड़ा सा भूल रहे हो, आपको याद नहीं है, तो वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, वो वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए। सो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल गया था वहाँ से। ठीक है, और इस फॉर्मूले को निकालने में यूज़ किसका हुआ था? इसमें यूज़ हुआ था आपका दोनों चीज़ों का। कौन से दोनों चीज़ों का? एक मोमेंटम जब कंजर्वेशन की बात करते हैं वो, और सेकंड था आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकले थे वो भी देखते हैं। उसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए, अगर बिकॉज अभी जब इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की भी बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ ई, राइट। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो है वो आपको ई के बराबर होता है, और ई की वैल्यू 1 होगी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक, इन इलास्टिक कोलिजन में वही ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। और जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि कोलिजन भी 3 टाइप्स में डिवाइड की थी, एक इलास्टिक, दूसरी इन इलास्टिक, और इन बिटवीन दीज टू एक और था, वो था आपका पार्शियल इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक। तो अगर ऐसा कुछ पार्शियल वाला कुछ होगा तो ई की वैल्यू आपकी 0 to 1 आएगी, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगी। 1 से ज़्यादा ई की वैल्यू, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ई का फॉर्मूला क्या हो गया? ई का फॉर्मूला हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या है? आपको अगर याद हो तो मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिफोर कोलिजन इक्वल टू ये बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, जो कि थी आपकी u1 माइनस u2, और v2 माइनस v1 हो गई थी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, राइट। तो देखो, जो शुरुआत वाली ये वाली है, तो अप्रोच मतलब जब कोलिजन से पहले एक दो बॉल है, मान लो कोलिजन से पहले दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तभी तभी कोलिजन हो रहा है ना। तो जो पहले वाली, यानी कि कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी हो जाएगी, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी वही हो जाएगी, यानी कि बिफोर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी उसी को अपन बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी आफ्टर कोलिजन रहेगी दैट इज v2 माइनस v1, उसका सेकेंड नाम अपन दे देंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, तो इस इक्वेशन में भी देखें तो दोनों इक्वल है। ठीक, और अगर ऐसे भी देख लें कि इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है वो E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। ठीक, यहाँ से ये दोनों इक्वल है, यहाँ से ये दोनों इक्वल है, वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो दोनों को काट दोगे, 1 ही आना है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1, और फॉर्मूले वाइज देखें तो E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हो जाएगा। ठीक, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा, मतलब कि कुछ भी इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होगा, यानी कि मोमेंटम भी इसका कंजर्वेटिव होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी की बात है तो वो भी आपका इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इस तरह के कोलिजन को अपन जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, इसके लिए ई की वैल्यू हो जाएगी 1, ये है। ठीक है, और देखो ये आपका इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक होगा, ये आपका इन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है, एक सेकेंड ना, ये देखिए ये आपका जो लिखा हुआ है ना इलास्टिक, ये इलास्टिक नहीं है, ये हो जाएगा आपका इन इलास्टिक। यहाँ पे मैं इन इलास्टिक की बात कर रही हूँ, तो ये आपका जो इलास्टिक है तो ये हो जाएगा फॉर पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इन इलास्टिक। ठीक है, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी, ये तो मतलब 1 से छोटी हो जाएगी और 0 से
बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके रिगार्डिंग इलास्टिक कोलिजन। क्या है, जो पहले पढ़ के आ गए अभी उनको एक साथ देख लेते हैं क्या क्या था। अभी तक जो आपने पढ़े उसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहला था आपका जो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकला था आपको इक्वेशन, दैट वाज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि जो आपका मोमेंटम था वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों कांस्टेंट थे, तो ये आपका इक्वल टू हो गया, ठीक। एक तो ये इक्वेशन पढ़ी थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पढ़ी थी दैट वाज ये जो ऊपर मैंने अभी ये वाली बताई है आपको, ये वाली जिसमें मैं बोल रही हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर हैं। इसको मैंने बिफोर कोलिजन वाले को रिलेटिव वेलोसिटी बता दिया अप्रोच की, और ये बता दी सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। सो एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, u1 माइनस यू टू इक्वल टू v2 माइनस v1। ये कहाँ से आई थी, ये आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों वाली इक्वेशन को मिला के तब ये मिली थी, ठीक है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो जब भी आप इलास्टिक कोलिजन की बात करते हो तो ये तो आपको रटे होने चाहिए दोनों इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड अगर देखें तो अभी मैंने इलास्टिसिटी कांस्टेंट की बात की, तो वो ये हो गया कि इलास्टिक इक्वल टू 1 होता है फॉर इलास्टिक कोलिजन, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें ही देखें, एक तो यहाँ तक तीन बातें तो ये हो गई, ठीक। फिर अगर देखते हैं तो ये भी मैंने बताया था पीछे क्या, कि मोमेंट जो अभी मैंने बोला कि मोमेंटम आपका पूरी थ्रू आउट कोलिजन, ये बात याद रखनी है आपको कि जो मोमेंटम है वो आपका पूरी कोलिजन का जो भी प्रोसेस चल रहा है लास्ट तक, इनिशियल से लेके लास्ट तक, मतलब कि पहला फेज जब स्टार्ट हुई, जब टक्कर आप दो चीज़ों के बीच में जब कोलिजन स्टार्ट हुई तब, फिर जब दोनों ने कोलाइड किया तब, और जब वो कोलिजन होके वापस हट गए, दोनों दूर दूर हट गए, दोनों अपनी स्पीड से अपने डायरेक्शन में चले गए तब, यानी कि 3 स्टेजेस बन रही हैं। इन तीनों स्टेजेस में अगर मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम तीनों स्टेजेस में कैसा रहता है, कंजर्वेटिव, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी इन तीनों फेजेस में कांस्टेंट नहीं रहती है। वो कैसे रहती है, वो शुरुआत में जो पहली फेज में रहती है वही लास्ट फेज में रहती है, लेकिन जिस समय दोनों में टक्कर हुई होती है, तो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आता है ना, दोनों ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आता है, और उस डिफॉर्मेशन की वजह से थोड़ी सी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो इसका मतलब बीच वाले स्टेज में खाली जो है, सेकेंड वाले स्टेज में जब कोलिजन की बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो सेकेंड वाली जो स्टेज आती है डिफॉर्मेशन वाली, उसके दौरान थोड़ी सी एनर्जी हमारी लॉस होती है। अदरवाइज जैसे ही वो वापस, जैसे कोलिजन करके वापस हटे, तो फिर से वो डिफॉर्मेशन जो होता है वो पूरा ओवर हो जाता है ना, वो वापस से अपने फेज में आ जाती है। तो जब वापस से अपने फेज में आ जाएगी तो एनर्जी वापस उतनी हो जाएगी, यानी कि इनिशियल लेवल पे और लास्ट जो फाइनल लेवल है उस पर आपकी काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगी। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ओवरऑल मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द कोलिजन कांस्टेंट रहती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी बात को अगर ग्राफ से देख लिया जाए तो ये देख लो आप, आपका मोमेंटम का ग्राफ है जो कि कांस्टेंट रहता है विद टाइम थ्रू आउट द कोलिजन, और आपका अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये आपका इनिशियल लेवल है, जहाँ पे मैंने इनिशियल ये लिखा हुआ है, ये इनिशियल लेवल है, ये फाइनल लेवल है, और ये आपका इंटरमीडिएट वाला है जहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, और इनिशियल और फाइनल सेम रहती है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही लॉस होता है उसके बाद वापस जब फाइनल स्टेज में आ जाती है तो वापस से वो अपनी शेप में आ गई, और वापस से उसको एनर्जी जितनी थी उतनी एनर्जी वापस आ गई, तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी बराबर हो गई। तो कुल मिला के जो है काइनेटिक एनर्जी को भी आप ऐसे ही लेते हो कि वो भी कांस्टेंट रहती है, बट नॉट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस नहीं रहती, लेकिन इनिशियल और फाइनल रहती बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नई चीज़ है इस वीडियो में वो ये रहेगी कि इन सब चीज़ों के साथ ही कोलिजन में एक और चीज़ होती है, वेलोसिटी का इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज होता है। वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। कब कब ये बात जानना जरूरी है कि ये कब होता है। ये तब होगा
जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है ना वो इक्वल होंगे। अगर आपके पास दो मास हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि आप कोलाइड करने जा रहे हैं, उन दोनों का मास अगर बराबर है, सो लेट्स सपोज कि आपके पास ए और बी ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, दोनों के मास मैंने बराबर किए हुए हैं 10 kg 10 kg, ठीक है। स्पीड डजंट मैटर कि स्पीड कितनी है या कौन सा रेस्ट पे क्या है, जो भी है कुछ भी है, ठीक है, लेकिन मास यहाँ पे मैटर करेंगे। तो मास अगर बराबर है तो अगर ये एक कंडीशन आपकी ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है कि मास इक्वल है, तो इस केस में जो पहले वाला जो भी है, पहले वाला या दूसरा वाला, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपनी अपनी वेलोसिटी को आफ्टर कोलिजन। यानी कि जैसे ही कोलाइड करेंगे वेलोसिटी दोनों की एक्सचेंज हो जाएगी और उस वेलोसिटी के साथ में दोनों अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो ये 10 kg था, ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था इस साइड में इसकी ओर, और ये जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टक्कर हुई। जब टक्कर हुई तो बिकॉज मास जो है वो दोनों के बराबर है, तो इसका जो 4 मीटर पर सेकेंड था, ये अपना 4 मीटर वाला जो स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड की, वो दे देगा ए वाले को और ए वाला दे देगा बी को। तो बी इसके साथ में टक्कर खा के वापस अपने डायरेक्शन में चला जाएगा और ए बी के साथ टक्कर खा के वापस अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी कि आप जिस डायरेक्शन से आए उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएंगे, लेकिन स्पीड क्या होगी वो चेंज हो जाएगी। स्पीड ये हो जाएगी कि ये ए जो है वो बी तक आके अपनी स्पीड बी को दे देगा और बी की स्पीड ले लेगा और वापस अपने रास्ते चला जाएगा। तो और बी भी क्या करेगा, ए के साथ टकराएगा, ए को अपनी स्पीड दे देगा और ए वाली स्पीड खुद लेके अपने रास्ते चला जाएगा। देखिए यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो गया, ये बिफोर कोलिजन है एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपका रहेगा, ये आपका रहेगा बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो ये देखिए आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये जो 10 kg मास वही रहना है दोनों का, ठीक है, लेकिन ये जो ए है ये इस राइट साइड पे आया, मतलब लेफ्ट से राइट आ रहा था, तो इसने बी से स्पीड ली इसकी जो 4 मीटर पर सेकेंड है, और वापस बिकॉज लेफ्ट से राइट आया हुआ है तो वापस किधर जाएगा, राइट से लेफ्ट, तो इस डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, ठीक है। और वैसे ही बी ने भी किया, क्या किया कि ए की स्पीड ले ली जो कि 2 थी, 2 ले ली, 4 दे दी और 2 ले ली, और जिधर से आया था उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है जो अभी ऊपर बात की अपन ने वेलोसिटी एक्सचेंज की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, सो इफ़ वी हैव सेम मास 5 kg 5 kg, ठीक है। अब कंडीशन चेंज हो गई, पहली कंडीशन ये थी कि दोनों मूव कर रहे थे, पहली कंडीशन ये थी कि दोनों आपके मूव कर रहे थे। सेकेंड कंडीशन में मैंने क्या किया, एक को रेस्ट पे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी रेस्ट हो गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये आपका दूसरा केस है, इसमें 5 kg का एक है, एक रेस्ट पे है, और ये जो 5 kg वाला वो 2 मीटर पर सेकेंड की ओर से इसकी तरफ आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, होना क्या है, वेलोसिटी एक्सचेंज। क्यों, क्योंकि मास जो है वो दोनों का सेम है, मास जो है वो दोनों का सेम है। तो ये जब रेस्ट में है यानी कि जो इसकी वेलोसिटी वो 0 है, तो ये अपनी 0 वेलोसिटी किसको दे देगा, ए को, है ना, ये ए को दे देगा, और ए जितनी स्पीड से आ रहा है ये अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा, बी को, ठीक है, और बी इस डायरेक्शन में राइट साइड में चल देगा। तो देखो ये आपका जो केस है ये है आपका बिफोर कोलिजन, और ये रहेगा आपका आफ्टर कोलिजन, ये रहेगा आपका आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये जो बी पहले क्या था, बी रेस्ट पे था, ए जो है वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रहा था, ए जैसे इससे टकराएगा, बी से टकराएगा, तो क्या करेगा, अपनी जो वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड की वो दे देगा बी को, और बी की जो 0 वेलोसिटी थी वो खुद ले लेगा। मतलब कि अब आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रेस्ट पे और बी
इसकी वेलोसिटी लेके आगे बढ़ जाएगा। तो देखो यही हुआ, ए आ गया रेस्ट पे और बी ने ए की वेलोसिटी ली जो कि 2 मीटर पर सेकंड थी, वो लेके राइट साइड पे चल दिया। समझ आई बात? ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो तब हुआ जब सेम मास है, तो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट, एक तो वो हो गई सेम मास वाली कंडीशन, ठीक है। दूसरी उस पर आ जाओ, अगर एक मास m1 m2 में से एक मास काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि पहले वाले को अपन 10⁻⁴ मान सकते हैं, तो उस केस में कैसे होता है? तो देखिए, अब यहाँ पे मास जो है वो सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब कैसे स्पीड में क्या चेंज होगा वो देखते हैं। इफ़ तो चलो सपोज कि आपका जो m2 है, m1 m2 लिया मैंने, m2 है मान लो वो बहुत बड़ा, m2 को बहुत बड़ा मान लिया मैंने m1 की कंपेरिजन में, और m2 जो बहुत बड़ा है, तो यानी कि जो बड़ा वाला मास है उसको मैंने मान लिया कि वो स्थिर अवस्था में है, वो ज़ीरो रेस्ट पोजीशन पे है, और m1 कुछ स्पीड से आ रहा है टकराने के लिए उससे, ठीक है। तो आप ये बताओ, जब m2 बहुत बड़ा है तो कुछ एग्जांपल ले लो आप, कोई बहुत बड़ी कोई दीवार ले लो या कुछ भी ले लो ऐसा, और सामने कुछ एक साइकिल ले लो एग्जांपल में, तो साइकिल और ट्रक ले लो मान लो। तो अगर ट्रक की बात करें, क्योंकि जो इजी और सिंपल जो एग्जांपल पड़ेगा समझने के लिए वो यही सही रहेगा, इससे आप आराम से आंसर दे पाओगे। तो मैंने बोला m2 बहुत बड़ा है, तो मान लो ट्रक की बात करी, ट्रक के सामने मैंने एक साइकिल ली, ठीक है। ट्रक जो है वो ज़ीरो पोजीशन पे है, साइकिल उसकी ओर आ रही है। साइकिल जब उससे हिट करेगी तो ट्रक की पोजीशन में कुछ अंतर आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, वो ज़ीरो पोजीशन पे था, ज़ीरो पे ही रहेगा, है ना। और v1 में क्या होगा, यानी कि जो टकराने के बाद साइकिल की जो वेलोसिटी थी उसमें क्या होगा? मान लो वो कुछ भी स्पीड से आ रहा था, कुछ वेलोसिटी से आ रहा था, तो उसमें क्या होगा? वो क्या होगा, जब वो खड़े हुए, मतलब जो स्थिर अवस्था में ट्रक खड़ा उससे जब हिट करेगी तो वापस उतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से वो आई थी टकराने से पहले, जितनी स्पीड से वो आ रही थी, टकराने के बाद उतनी ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस हो जाएगी। ये तो कॉमन एग्जांपल है, आपने मतलब आप इमेजिन बेस होकर सोच भी सकते हैं ऐसा कि ऐसा हुआ होगा। तो मतलब कि इस केस में जब एक जो मास बहुत बड़ा आपने मान लिया है और वही मास ज़ीरो पोजीशन पे भी है, तब वो तो कोलिजन के बाद भी उसी ज़ीरो पोजीशन पर रहेगा, लेकिन जो छोटा वाला जो मास था उसकी जो वेलोसिटी है वो -v1 हो जाएगी, यानी कि v1 = -v1, यानी कि वो जितनी स्पीड से आया था उतनी ही स्पीड से अपनी वाले डायरेक्शन में ही जहाँ से आया था उधर ही वापस चला जाएगा। इसीलिए इसमें माइनस साइन लगाया गया, इसीलिए माइनस साइन लगाया गया। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिबाउंड। इसको बोल देते हैं कि रिबाउंड हो गया, मतलब वो वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस चला गया विद दैट वेलोसिटी ओनली, जिस वेलोसिटी से आया था, ठीक। अच्छा, और इसमें तो कुछ चेंज आना नहीं है, तो जैसा था वैसे ही रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि m2 बिकॉज रेस्ट पे था, तो लास्ट में जो u2 यानी कि उसका u2 तो जो था वो ज़ीरो था शुरुआत में, तो v2 भी ज़ीरो होगा, ठीक। एक केस तो ये हुआ। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि अब एक तो मैंने अभी m2 को मैंने बहुत बड़ा मान लिया था और रेस्ट पोजीशन में मान लिया। मान लो अगर m1 जो है वो बहुत बड़ा है, मान लो m1 बहुत बड़ा है, और m1 बहुत बड़ा है लेकिन m2 रेस्ट पे है। अभी अब की बार मैंने क्या मान लिया कि जो साइकिल और ट्रक वाला अगर एग्जांपल लेते हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि जो साइकिल है, ठीक है, वो इस बार रेस्ट पे है। साइकिल जो है वो इस बार एक जगह खड़ी हुई है, और जो बहुत बड़ा मास है यानी कि ट्रक है, तो ट्रक को मान लो m1 मान लिया, साइकिल को m2 मान लिया, तो साइकिल चुपचाप खड़ी हुई है और ट्रक जो है वो स्पीड से आ रहा है। ट्रक जब खड़ी हुई साइकिल पे हिट करेगा तो ट्रक की स्पीड में कोई दिक्कत आई, कुछ चेंज आएगा? नहीं, वो जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा। साइकिल का क्या होगा? साइकिल तो चुपचाप अभी खड़ी थी। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि साइकिल एक स्पीड से आ रही थी, ट्रक खड़ा हुआ था, खड़े हुए ट्रक से टकरा के वो उसी स्पीड से वापस चली गई अपनी वाली स्पीड से, है ना। लेकिन अब क्या होगा? अब तो साइकिल तो खड़ी है, अभी तो इसके पास कोई स्पीड है नहीं, अभी तो स्पीड नहीं है, इनिशियल स्पीड तो इसको ज़ीरो थी, लेकिन वी टकराने के बाद क्या होगा? खड़ी तो नहीं रहेगी, वो तो अपने देखा है, खड़ी हुई साइकिल पर अगर धक्का ट्रक आके मार दे
तो वो कहाँ जाएगी, वो तो दूसरी वाले डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ ट्रक जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हिट होगा और वो हट जाए, मूव हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी। तो वो स्पीड क्या होगी, वो जो कोलिजन के बाद रहेगी साइकिल की स्पीड, वो क्या होगी, वो होगी डबल ऑफ जिस स्पीड से जो बड़ा वाला मास है वो आ रहा है। यानी कि ट्रक अगर ट्रक मान लो अगर 30 किलोमीटर पर घंटा से वो आ रहा है, या जो भी मान लो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर घंटा से उस समय चल रहा है, साइकिल खड़ी उसको मारा, तो उसकी दोगुनी स्पीड से साइकिल आपकी वहाँ से हट जाएगी। तो V1 जो है, अगर मैंने माना यहाँ पे कि M1 बहुत बड़ा है, तो M1 की स्पीड लास्ट में, यानी कि ट्रक की स्पीड लास्ट में कितनी होगी, जितनी शुरू की थी, यानी कि U1 से आ रहा था वो U1 से ही बाद में भी टकराने के बाद भी चला जा रहा है, उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई है। दिक्कत किधर होगी, जो कम मास वाला जो साइकिल थी उसमें, उसका मास क्या होगा, 2U1 हो जाएगा। यानी कि जितनी स्पीड से इनिशियली ट्रक आ रहा था उसकी दोगुनी स्पीड से साइकिल वहाँ से टकराने के बाद हट जाएगी। ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी कंडीशन में कोई भी रेस्ट पे रहे, कोई भी चल रहा है, कोई भी कितनी भी स्पीड से चल रहा है, लेकिन अगर जो हायर मास है, जो जो बड़ा मास है, उसकी स्पीड में टकराने के बाद भी कोई चेंज नहीं आएगा। वो जिस स्पीड से कोलिजन के पहले चल रहा था, कोलिजन के बाद भी उसी स्पीड से चलता रहेगा। और अगर वो ज़ीरो स्टेज पे है, यानी कि वो अगर विरामावस्था में है, मतलब रेस्ट पोजीशन पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा आफ्टर कोलिजन ऑल्सो। ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, क्या हो सकता है कि M2, मान लो M2 फिर से मान लेते हैं कि M2 बहुत बड़ा है, ठीक। और अब इस केस में मान लेंगे, अब कोई भी इसमें विरामावस्था में नहीं है, दोनों ही चल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की ओर चल रहे हैं टकराने के लिए, बड़ा वाला मास भी और छोटा वाला मास भी। अब क्या होगा, तो देखो फिर से वही बात आ गई, कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, जो बड़ा वाला मास आपका है उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। इनिशियली वो जिस स्पीड से चल रही थी, या जिस स्पीड, मतलब मान लो खड़ी थी या चल रही थी, जैसा भी थी, जो कंडीशन में थी वही उसका रहेगा आफ्टर कोलिजन ऑल्सो। तो उसकी तो बात करने का कोई मतलब है नहीं। तो बात करते हैं जो आपका कम मास, जो छोटा मास रहेगा, उसका क्या होगा। तो देखो, इसको लर्न कर, एक तो ये डायरेक्ट तो जो स्टेटमेंट है वो है ही, बाकी उसको लर्न करने का ऐसा समझ लो आप कि दो जो ऊपर आपने पॉइंट पढ़े उसमें कोई ना कोई एक जो है वो कैसे था, रेस्ट पे था। ठीक है। लेकिन कंडीशन कुछ भी थी, हायर मास में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही थी। तो एक आंसर में, मतलब एक जो वो आपकी कंडीशन थी उसमें जब जब क्या था, जब आपका हायर मास खड़ा था, हायर मास चुपचाप एक जगह खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था, ज़ीरो पोजीशन पे था, उस केस में जो छोटा वाला मास था वो उससे हिट करने के बाद में, बड़े वाले मास से हिट करने के बाद अपनी ही स्पीड से अपने डायरेक्शन में वापस चला गया था। और दूसरे केस में क्या था, जब छोटा वाला मास खड़ा हुआ था और बड़े वाले मास की कुछ स्पीड थी, तो बड़े वाले मास की स्पीड में तो इस केस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे वाले का क्या होगा, छोटा वाला बड़े वाले की दुगनी स्पीड से वहाँ से हट जाएगा टकराने के बाद। अब क्या करो, जब ये तीसरा कंडीशन आ गई ना, जिसमें कि बड़ा और छोटा दोनों ही मास चल रहे हैं दूसरे की ओर, जब ऐसा हो गया है तो क्या करो, बड़े वाले की तो बात करनी नहीं, छोटे वाले का क्या हो जाएगा, पिछले दो कंडीशन में जो आंसर निकाल के जो क्वेश्चन बनी थी, इस कंडीशन में उन दोनों की वैल्यू को जोड़ दो। यानी कि एक केस में माइनस ऑफ उसकी खुद की स्पीड से वो हट गई थी, छोटा वाला मास साइकिल जो है माइनस ऑफ अपनी स्पीड से हट गई थी, तो यानी कि V1 इक्वल टू माइनस U1 था ना। तो ये जो थर्ड कंडीशन है जिसमें M2 तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन दोनों ही चल रहे हैं जब एक दूसरे की ओर, तो M1 की स्पीड में दिक्कत आएगी ना। M2 तो अपनी स्पीड से चलता है क्योंकि M2 तो बहुत बड़ा है, M2 की स्पीड में तो दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आएगी ए मतलब जो M1 है। तो M1 कितनी स्पीड से आ रहा था, U1 की स्पीड से। तो अगर पहले वाले केस में क्या था, ये खड़ा था चुपचाप, तो अगर ये खड़ा होता तो ये U1 स्पीड से ही वापस चली जाती, ए वाला जो ऑब्जेक्ट साइकिल है मान लो। और दूसरे केस में जब ये खड़ा था, इसने टक्कर मारा था, तो ये इसकी दुगनी स्पीड से वापस हट गया था, है ना। तो थर्ड केस में जब दोनों चल रहे हैं, कोई नहीं खड़ा हो अपनी जगह पे, कोई रेस्ट पोजीशन पे नहीं, इसमें क्या करो, जो पिछले दोनों वाले रिजल्ट हैं उन दोनों को ऐड कर दो, तो इसकी वापस जाने, इसकी जो है कोलिजन के बाद की जो स्पीड है वो निकल आएगी। यानी कि इसकी कोलिजन के बाद की स्पीड क्या हो जाएगी, V1 इक्वल टू
पहले वाले कंडीशन -u1 से वापस चली जाती, तो एक बार लिख दो -u1 प्लस दूसरे केस में जब ये खुद खड़ी थी और ट्रक ने इसको हिट किया था, उस केस में ये ट्रक की स्पीड की दुगनी स्पीड से वापस चली गई, तो 2u2 हो गया था उसमें, तो प्लस 2u2 कर दो, तो बस हो गया। इस केस में जिस केस में दोनों मूव कर रहे हैं दूसरे की ओर, इस केस में जो छोटा वाला मास है उसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v1 = -u1 + 2u2। इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसकी पोजीशन में, इसकी स्पीड में कोई दिक्कत आएगी क्या? इसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अपन ने देखा है कि कुछ भी कंडीशन बने, जो हायर मास होगा उसकी स्पीड में आफ्टर कोलिजन कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगा। इनिशियली जैसा रहेगा बाद में भी वैसा ही रहेगा। तो u2 स्पीड से ये जा रहा था, तो बाद में भी यानी कि आफ्टर कोलिजन भी ये u2 स्पीड से ही चलता रहेगा, ठीक है। ये जो मैंने निकाला हुआ है ये है आपका आफ्टर कोलिजन, इसको लिख लेते हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है। समझ आए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी तीनों। सो ये है, ठीक है। और यही आपका इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने अभी बताई। इसके अलावा कोलिजन को लेके, इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करते हैं, इसको लेके इसके अलावा कुछ खास चीज़ नहीं है। अब बात आती है आपके प्रैक्टिस की, न्यूमेरिकल की। कॉन्सेप्ट यही हैं जितने आपने इलास्टिक में पढ़े हैं, ठीक है। और कुछ है तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आती हूँ। फिलहाल अभी तक जो बताया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए या आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।